आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी का, आपको मैच द कॉलम करने हैं। यहां पे यू आर प्रोवाइडेड विद सम फिजिकल क्वांटिटीज और इस साइड इन फिजिकल क्वांटिटीज की आपको दी गई है एसआई यूनिट्स, आपको मैच करना है। प्रेशर, ये तो आपको याद होनी चाहिए, प्रेशर की इन चारों में पांचों में से पास्कल, वैसे बार भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, पर जो एसआई यूनिट है कौन सी है, पास्कल है। टेम्परेचर की कौन सी बताई गई है, केल्विन। ठीक है जी। वॉल्यूम, लेंथ की टर्म में बोल रहे तो लेंथ का क्यूब होता है, और लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है मीटर होती है, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, मीटर का क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम, और मास की एसआई यूनिट होती है केजी, और वॉल्यूम की भी बताई मीटर क्यूब। तो ये आएगा ऐसा केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। तो एक बच्चा मास, अभी मास का तो केजी रखा ही था आपने, इसका आंसर हो जाएगा केजी। ये आपको थोड़ा याद करने हैं। क्लियर हो गया, आपको समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही सेइंग कि व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग, कि जब किसी सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं या किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं, तो जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू होता है, सॉलिड या लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो मरकरी लेवल जो बढ़ रहा था थर्मोमीटर का, उस टेम्परेचर पे आके रुक क्यों जाता है। सिंपल सा आंसर है इसका, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड और बॉइलिंग ऑफ ए लिक्विड बस स्टार्ट हो गए आपके, तो एक्स्ट्रा हीट जो आप सप्लाई कर रहे हो, द एक्स्ट्रा भी लिख लेना, एक्स्ट्रा जब मतलब टेम्परेचर के रुकने के बाद भी तो हीट दे रहे हैं हम लोग। द एक्स्ट्रा हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटर पार्टिकल forces of attraction of the substance. This extra heat is not used to raise the mercury level of the thermometer. इस वजह से जब तक ये लेवल नहीं बढ़ेगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब शुरू करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैच द कॉलम ही है। इस बार इसने क्या कर दिया, कॉलम ए में तो दे दी नॉन एसआई यूनिट्स, जो एसआई यूनिट्स नहीं है, और कॉलम बी में दे दी एसआई यूनिट्स। मैच करना है। अब देखो, जो डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर की यूनिट है ना, तो यहां पे टेम्परेचर की कौन यूनिट है, केल्विन, यानी कि नॉन एसआई डिग्री सेल्सियस मैच होगी केल्विन से जाके, इससे मैच होगी केल्विन से जाके। अगली आपको दे रखी सेंटीमीटर, जो लेंथ की यूनिट है। अब यहां पे ढूंढो सेंटीमीटर की यूनिट मीटर है, इसका मतलब सेंटीमीटर किससे कन्वर्ट मैच होगा, मीटर के सामने। क्लियर होगी बात आपको। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम होती है डेंसिटी, यहां डेंसिटी कौन है, ग्राम का हो गया केजी, एसआई, और लेंथ के भी बताया था मीटर, तो मीटर सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब, इसका मतलब ये मैच करेगा इस वाले से। बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। अब पीछे बताई भी थी मैंने आपको, जो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसी यूनिट कौन सी होती है, पास्कल। कौन सी होती है, पास्कल। और मिलीग्राम के ऐसे ही क्या बने, ये की बच रही है आपकी, जो होगी आपकी किलोग्राम। सिंपल है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये, ही सेइंग ए सैंपल ऑफ वाटर वाज फाउंड टू बॉयल एट 102 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इज द वाटर प्योर। देखो पानी, प्योर पानी अगर होता, ये अगर प्योर होता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है, इसका मतलब है पानी प्योर नहीं है, पानी प्योर नहीं है। क्लियर हो गया बात आपको। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए आपको ना 4 ग्राफ दिए गए हैं, फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ और फोर्थ ग्राफ। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, एक सॉल्यूशन को गर्म किया जा रहा है, सॉल्यूशन में पानी है और पानी में आइस क्यूब्स हैं, और जो ग्राफ है ये टाइम, टेम्परेचर और टाइमिंग के फंक्शंस में दे रखा है आपको। टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया, टाइम यहाँ पे दिया गया। आपको सही पहचान करनी है कि जब ऐसे पानी को आप गर्म करेंगे तो कौन सा ग्राफ सही है आपका। हर ग्राफ में यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ आपका टाइमिंग है, टेम्परेचर टाइमिंग, टेम्परेचर टाइमिंग। क्लियर हो गया आपको। तो देखो बेटा जी, जब आपके उस पानी में बर्फ है,
आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो पहले तो बर्फ को पिघलाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कि जो आइस का टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ कांस्टेंट दिख नहीं रहा, तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ ये इसलिए गलत है आपका, यहाँ तो टेम्परेचर ही 100 डिग्री दिखा रहा है, तो वैसे ही गलत हो गया। टेम्परेचर 0 डिग्री से स्टार्ट होगा आपका, ये भी गलत है आपका। 100 से नीचे कैसे आ रहा है भाई, हीट कर रहे हो तो। ये सही ऑप्शन है आपका। क्यों, देखो 0 थोड़ी देर कांस्टेंट रहा है स्ट्रेट, कब तक रहा है, जब तक आइस क्यूब पिघल नहीं गए। एक बार आइस क्यूब पिघल गए तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और कब जाके रुकेगा, 100 डिग्री पे जाके रुक जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। जो इसमें दे नहीं रखा उन्होंने बताया था, 100 डिग्री में जाने बाद स्ट्रेट हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि तब जो पानी है बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपका जो यहां तक था ना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है डी वाला इस केस में। ध्यान रखना बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे ही वाटर एज आइस, आइस की बात कर रहा है। पानी आइस में जब होता है, यही कहते आइस है, इसका कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, आइस का कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। वेयर एज वाटर एज स्टीम कॉजेज बर्निंग। एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशंस। आंसर देखो क्या लिखा मैंने, व्हेन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आकर के जब आइस मेल्ट होने शुरू होती है, वो टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, इट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट और फ्यूजन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इस वजह से आइस जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसके पास लेस हीट है, एनर्जी, कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। लेकिन जो स्टीम बनता है वो 100 डिग्री में ऊपर जाकर बनना शुरू होता है, और वो क्या करता है, उसकी हीट एनर्जी ज्यादा होती है स्टीम की। किस फॉर्म में होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस वजह से स्टीम अगर आपकी स्किन पे गिरेगा तो बर्निंग पैदा करेगा। ये ध्यान रखना, थ्योरी में बताई हुई थी सारी बातें आपको। क्लियर हो गया आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही इज सेइंग ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, यू हैव टू कमेंट ऑन दिस। तो सबसे पहले आपको डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का पता होना चाहिए। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूं। हालांकि अगले क्वेश्चन में डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल्स हैं, पहचान लेंगे, फिर समझ लेंगे तो चीजों को। देखो डिफ्यूजन का मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती जला दी और आप जाके गेस्ट रूम में जाके बैठ गए, तो थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करोगे अगरबत्ती की जो स्मेल है पूरे घर में हो गई है। अगरबत्ती में से जो धुआं निकल रहा था एयर में मिक्स होकर के आप तक पहुंच गया। आप कह सकते हो कि शुरू में जहां अगरबत्ती लगाई थी वहां पे अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे, जहां आप आके बैठे अगरबत्ती के पार्टिकल्स नहीं थे। या आप कह सकते हैं जहां अगरबत्ती लगाई थी वहां पे अगरबत्ती के पार्टिकल्स की हाई कंसंट्रेशन थी, आपका गेस्ट रूम में कोई कंसंट्रेशन नहीं थी। पर थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि जहां नहीं थे ना अगरबत्ती के पार्टिकल्स, वहां भी अगरबत्ती की स्मेल पहुंच रही है। स्मेल किसकी वजह से है, अगरबत्ती के पार्टिकल्स की वजह से। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा अगरबत्ती के पार्टिकल्स दे मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एनी हेल्प, दे जस्ट मिक्स इन द एयर। इस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन। अब एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपने बाथरूम में बैठ के कपड़े धोए हाथ से। जब हाथों को शुरू में देखा था स्किन को इस तरफ से, तो आपकी स्किन बिल्कुल ठीक थी। पर जब कपड़े धोने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपकी स्किन ना थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी, हल्की हल्की। वो श्रिंक क्यों हो गई है, क्योंकि आपके सेल्स का पानी बाहर निकल गया है। आपके जो सेल्स थे दे आर कवर्ड विद ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दैट मेम्ब्रेन हैज टू सॉल्यूशंस, एक इस तरफ एक अंदर। अंदर है सेल सॉल्यूशन, बाहर है साबुन का सॉल्यूशन। तो ये माना जाता है कि सॉफ्ट सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है ज्यादा होती है, सेल सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है कम होती है। अब अगर आपकी स्किन श्रिंक हुई है, इसका मतलब यह है कि सेल सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर गए हैं, या आप कह सकते हो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। लेकिन यहां पे बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मैंने क्यों कहा है, क्योंकि सेल का मटेरियल बाहर नहीं आया, केवल सॉल्वेंट बाहर आया है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जब प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो दोनों केसेस में मूवमेंट तो हुई है। एक केस में पार्टिकल्स की मूवमेंट हुई है, अगले में सॉल्वेंट की मूवमेंट की पार्टिकल्स की मूवमेंट हुई है। इस वजह से आप कह सकते हो ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन ही है।
ओके देखो आंसर मैंने क्या लिखा है, जस्ट लिसन इट। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन एडिड टू ए सॉल्वेंट। मैंने जो एग्जांपल दिया था उसको अगर लेता हूं तो लिखूंगा द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक व्हेन एडिड टू ए एयर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर होगी बात आपको? हाउएवर व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, अभी सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस का, इन ए सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बना है किसी सॉल्वेंट के अंदर, इज सेपरेटेड बाय प्योर सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट particles from pure solvent moves toward solution through semi permeable membrane। प्योर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो आप कह सकते हो कि पार्टिकल्स की मूवमेंट, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की मूवमेंट हुई है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। लिखा है ना, दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। दस ऑस्मोसिस इज आल्सो रिगार्डेड एज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि दोनों केस में मूवमेंट तो हो रही है किसी ना किसी पार्टिकल की। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको ना 7 कुछ फिनोमेना के नाम दिए गए हैं, आपने इनको पढ़ करके पहचान करनी है कौन सा प्रोसेस ऑस्मोसिस का है, कौन सा प्रोसेस डिफ्यूजन का है। पहला देखो, स्वेलिंग अप ऑफ रेजिन इन वाटर। अब देखो ये रेजिन का मतलब क्या होता है? किशमिश। क्या होता है? किशमिश जो अंगूर की बनी होती है, ठीक है। उसको अगर हम पानी में डुबो के रख देंगे तो आप देखोगे फूल जाएगी। बाहर पानी था भाई, तो फूल क्यों गई है? क्योंकि पानी की मूवमेंट अंदर हो गई है, सिर्फ रेजिन के अंदर चला गया पानी, क्योंकि रेजिन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, और बीच में है सेल के मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? यह सेल मेम्ब्रेन बीच में है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है थ्रू एसपीएम, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस। क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। आपने जोर से खांसी आई आपको, शीशे के आगे खांस के देखिएगा आप, शीशा पूरा गीला गीला सा हो जाएगा, तो क्या है? डिफ्यूजन। क्योंकि आपके बीच में, ग्लास के बीच में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थोड़ी ना थी भाई। क्लियर? वो तो ग्लास, तो मैंने एग्जांपल दिया, ग्लास के आसपास की जो एयर थी वहां भी कुछ वायरस फैल जाएंगे जो आपकी बॉडी के बाहर निकले, तो ये एक प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा जी? डिफ्यूजन। इट इज नोन एज डिफ्यूजन। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म। देखा होगा आप लोगों ने, अर्थवॉर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद कॉमन साल्ट, क्योंकि अर्थवॉर्म की स्किन में से पानी निकल जाएगा बाहर, ऑस्मोसिस है ये, तो अर्थवॉर्म तो मरेगी फिर बेचारी। तो यहां क्या लिखोगे आप? ऑस्मोसिस, क्योंकि अर्थवॉर्म की जो स्किन है सेल मेम्ब्रेन से बनी है। क्लियर हो गया? मतलब स्किन के सेल्स सेल मेम्ब्रेन है, तो अर्थवॉर्म के अंदर से, बॉडी के अंदर से पानी बाहर निकल गया, जिसकी वजह से मर गई है। नेक्स्ट, श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स कैप्ड इन थिक शुगर सिरप। एक सोल्यूशन है ये वाला, सोल्यूशन 1 कह दो इसको, और ग्रेप्स के अंदर भी एक सोल्यूशन है। अब ग्रेप्स और शुगर सिरप के सोल्यूशन के बीच में ग्रेप्स की सेल मेम्ब्रेन आ रही है, ग्रेप्स की जो वाल है भाई लिविंग है वो, तो सेल मेम्ब्रेन है वहां भी, तो श्रिंक हो रहा है। क्यों हो रहा है? ग्रेप्स के अंदर के सोल्यूशन का सॉल्वेंट बाहर निकल गया है, ग्रेप्स के अंदर के सॉल्यूशन का सॉल्वेंट बाहर निकल गया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोन एज सेल मेम्ब्रेन, तो ये भी क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। क्या कहलाएगा बेटा? ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, 5वां, प्रिजर्विंग पिकल्स इन साल्ट। सपोज करो पिकल बनाते हैं मम्मी हमारी, तो पहले उसको नमक में नमक डाल के सुखाने को रख देती है, तो हम क्या देखते हैं, जो आम का, सपोज आम का पिकल बना रही हैं, तो आम का जो फ्रेश टुकड़ा था थोड़े दिन के बाद आप देखोगे वो सिकुड़ जाएगा। क्यों? अंदर का पानी निकल गया, उसका अंदर का पानी निकल गया। अब पिकल है, पिकल कह रहा हूं सॉरी, आम का पीस था, सपोज करो नींबू का पीस था, है तो यार वो लींबींगी, तो सेल मेम्ब्रेन तो वहां भी है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? पानी की मूवमेंट हो गई अंदर से बाहर। क्लियर हो गया? और वैसे भी देखो कह रहा है साल्ट, तो पानी है तो साल्ट सोल्यूशन बनेगा आपका। इस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन हाई है,
पिकल जिस वेजिटेबल से बना था उसके अंदर जो सॉल्यूशन था उसकी लो कंसंट्रेशन है, तो लो से हाई क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। क्या कहलाएगा बेटा? ये भी ऑस्मोसिस। ठीक है, और ये तो आसान है, बता ही दोगे। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल इन द एयर, ऊपर क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको अगरबत्ती का, तो ये क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। और आखिरी आपका एक्वाटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो यहां ऐसे आपका आंसर आएगा। ये क्या कर रहे हैं उसको छोड़ो, एक्वाटिक एनिमल्स का कोई रोल नहीं है, आपका मेन आंसर इस अंडरलाइन में मिलेगा। ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो ये क्या है? ये भी डिफ्यूजन है। क्या है? डिफ्यूजन। क्लियर हो गया आपको? मेरे ख्याल से दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ऑस्मोसिस भी, डिफ्यूजन भी। यहां मैंने आपको समझा दिए थे दोनों, और यहां कुछ एग्जाम्पल भी आ गए आपके सामने। क्लियर होगी बेटा जी आपको ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखे 10th। कमेंट करने आपको ना 3 पॉइंट दे रखे, आपको इनके बारे में लिखना है कुछ, क्यों होती है चीजें। जिस पहला स्टेटमेंट है एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। एवापोरेशन कूलिंग क्यों करता है? देखो भाई, कोई भी लिक्विड एवापोरेशन होने के लिए अपने आसपास की जो एयर होती है ना, वहां की हीट को यूज करता है। जब वहां की आसपास की एयर की हीट चली गई है तो आसपास की एयर ठंडी हो गई ना, हो गया कूलिंग इफेक्ट। वही लिखा है, देखिए मैंने, फॉर एवापोरेशन a liquid uses heat energy from the surroundings, as a result surroundings become cool। ये तो देना था आपको, कूलिंग क्यों हो रहा है? आसपास की हवाई ठंडी हो गई है तो कूलिंग तो होगा ही फिर। क्लियर हो गया आपको? बी, रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। इसका मतलब है जिस लिक्विड का एवापोरेशन हो रहा है उसके ऊपर जो हवा है, एयर है, या आसपास जो हवा है, जहां पे वेपर ने जाना ऊपर जाना है, तो ऊपर जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी रेट ऑफ एवापोरेशन को कैसे घटा देती है? एक बात बता भाई, ये लिक्विड है मान लो मेरे पास, एवापोरेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर की एयर खाली है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर लिक्विड ही भरा हुआ है वेपर की फॉर्म में ऊपर एयर में, तो लिक्विड के वेपर क्यों लेगी वो एयर? इस वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन घट जाएगा विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। लुक एट द रीजन आई एम रिटन ऑन द बोर्ड। It is because air above liquid has already vapors in it, so it can hold only a little amount of water vapors given by the liquid। क्योंकि जो लिक्विड वेपर दे रहा है उसे वो बहुत कम अडॉप्ट करेगा। ओके, जब वो अडॉप्ट ही नहीं करेगा तो लिक्विड वेपर छोड़ नहीं पाएगा, और जब लिक्विड वेपर्स को छोड़ नहीं पाएगा तो लिक्विड का एवापोरेशन घट जाएगा। सिंपल सी बात ये है भैया। ठीक है, सी देखो, स्पॉन्ज या कॉटन भी कह सकते हो, होता तो सॉलिड है कंप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज को देखो या रुई को देखो, या जो घर में जो गद्दे स्पॉन्ज के होते हैं उनको देखो, जब आप बैठते हो तो थोड़ा दब जाते हैं, सोफे पे बैठते हो सोफा दब जाता है। क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें हवा होती है। आप जब बैठते हैं तो प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाने से क्या होता है? एयर बाहर निकल जाएगी, एयर बाहर निकल गई तो गद्दा तो बैठ ही जाएगा नीचे। क्लियर होगी? ये मैंने लिखा देखो, स्पॉन्ज हैज लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट होल्स इन इट इन विच एयर इज ट्रैप्ड। स्पॉन्ज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके अंदर हवा भरी होती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब स्पॉन्ज को आप प्रेस करते हैं, एयर विल कम आउट which makes the sponge compressible। ये 3 आप थोड़ा ध्यान रखना, एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस में नहीं थे शायद ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है, आसान सा सवाल, मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। क्वेश्चन ये था कि कोई लड़का था, उसे पार्टी में जाना था, पर उसकी शर्ट गीली थी, जल्दी सुखाने के लिए वो क्या करेगा? तो आई राइट डाउन द डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू ड्राई योर वेट शर्ट फास्ट। 3-4 तरीके बताने। पहला, शर्ट जब सूखेगी तो पानी को बाहर निकलना है, एवापोरेट होके बाहर निकलना है, एवापोरेशन को फास्ट कराना आपने एक तरह से। तो देखो क्या क्या प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर, स्प्रेड द शर्ट इन द ओपन इन द सन। सन हीट प्रोवाइड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, जो शर्ट के अंदर जो वाटर था उसका एवापोरेशन बढ़ जाएगा तो पानी छोड़ देगा शर्ट को इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ओके। दूसरा, स्प्रेड द शर्ट अंडर फैन। विंड की स्पीड बढ़ा दी ना आपने,
विंड की स्पीड बढ़ा देने से क्या होगा, शर्ट के ऊपर जो एयर थी वो भी मूव करेगी, उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी थी वो भी मूव करेगी, ऊपर की हवा खाली हो गई ना, तो वो हवा जब खाली है, ऊपर क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको भी, ऊपर की एयर अगर खाली है तो वेपर लेने के लिए किसका यूज करेगी, शर्ट के अंदर जो पानी है उसका यूज करेगी। ओके, स्प्रेड द शर्ट अंडर फैन या आयरन द शर्ट, प्रेस कर लीजिए। आयरन क्या करेगा, शर्ट के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जब शर्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर जो वाटर है उसका इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ओवरऑल तीनों प्रोसीजर में आपने किया क्या है, शर्ट के अंदर का पानी तो बाहर निकाला है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जिसकी वजह से आपकी शर्ट जल्दी सूख जाएगी। ओके, और क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो, इट इज हॉट समर डे, गर्मी का गर्म दिन था। अनिल एंड सुनील, मैंने नाम चेंज कर दिए, अनिल एंड सुनील आर वियरिंग कॉटन एंड नायलॉन शर्ट। अनिल ने पहनी थी कॉटन की शर्ट, सुनील ने पहनी थी नायलॉन की शर्ट या क्लोथ कह लो। हु डू यू थिंक इज मोर कंफर्टेबल, गर्मियों में मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो आपके शरीर को ठंडक दे। तो अनिल ने पहना कॉटन, तो उसको ज्यादा कंफर्टेबल होगा। क्यों होगा, कॉटन का जो क्लोथ होगा वो आपके जो पसीना निकलेगा बॉडी का उसे अब्जॉर्ब कर लेगा और स्वीट का सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, और जो फिर स्वीट के अंदर जो पानी है वो आपकी बॉडी की हीट का यूज करेगा इवेपोरेशन होने के लिए। जब आपकी बॉडी की हीट लॉस हो रही है तो आपको ठंडक महसूस होगी, ये बात है कॉटन क्लोथ पहनने के पीछे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन को देखो, मैं डायग्राम बनाया है, वो इवेपोरेशन दिखा रहा है 4 अलग अलग बीकर्स के अंदर। ये 3 बीकर तो एक जैसे ही हैं, ये बीकर छोटा है, तो जाते सरफेस एरिया की बात है, इसमें इवेपोरेशन होगा कम। आप यूं कहोगे इन तीनों में बराबर होगा, तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से पैक्ड है, ये 2 क्रॉस हो गए आपकी एक तरह से देखा जाए। कि क्वेश्चन ये है कि इन चारों में किस में इवेपोरेशन फास्ट होगा। अब इन 2 की बात है, यहां पे एरिया ओपन है, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, पर इसमें इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि पंखा भी चला रखा है। पंखा क्या कर रहा है, लिक्विड के ऊपर की एयर को मूव कर रहा है साइड में, जैसे एयर जो फिर जो एरिया बच गया है उसमें जो एयर है उसमें आपकी ह्यूमिडिटी नहीं रही, एयर खाली हो गई है, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात आपको, ठीक है जी, इसलिए सी आंसर है इसका। और ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का, ये कह रहा है नेम द टर्म यूज टू डिनोट कन्वर्जन ऑफ वेपर्स टू सॉलिड। वेपर से जब सॉलिड बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, वेपर से सॉलिड बना रहा है, सब्लिमेशन। क्या करेगा, सब्लिमेशन। उल्टा भी सब्लिमेशन होगा, सॉलिड से वेपर बनेंगे ना डायरेक्ट विदाउट एनी लिक्विड स्टेट, वो क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। और लास्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट है, यू हैव टू डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये तो कई बार बताया था थ्योरी में आपको भाई,